now the last topic for the day is टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की वजह से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्यों? क्योंकि आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951 बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और पढ़ते भी होंगे तो समझ बहुत कम लोगों को ही है कि आर्टिकल 19 आरपीए 1950 और आरपीए 1951 किन चीजों के साथ डील करते हैं. ठीक है, तो why are we studying this? Because ADR report, Association for Democratic Reforms, is a non-government organization. It has claimed that the registered unrecognized parties are not transparent, although we all know that even registered recognized parties are not transparent. But for the sake of the argument, we are taking it. What are national state parties? What are unrecognized parties? And political funding and tax exemptions क्या है? हम इस पूरे स्लाइड में, इस पूरे लेक्चर में ये देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया में, पॉलिटिकल पार्टीज किन चीजों के साथ, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कौन से लॉ एसोसिएटेड है, आर दे, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग कैसे गवर्न होती है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन दिस स्लाइड. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट both from the perspective of a citizenry and informed citizenry and from the point of exam. Okay. Okay, the report was analysis of donations received by registered unrecognized political parties. This was the report. The key findings are the number of registered unrecognized parties, ठीक है, has doubled since 2010. Now what are registered unrecognized parties? ठीक है, there are basically two kind of political parties. ठीक है, जिनको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करना होता है. द फर्स्ट वन इज स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल. ठीक है, दीज आर बोथ रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड. रिकॉग्नाइज्ड कौन सा? स्टेट लेवल या तो नेशनल लेवल. अंडरस्टूड. द सेकंड वन इज रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, जो भी पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ और वो अगर स्टेट लेवल भी नहीं है, नेशनल लेवल भी नहीं है, तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है. अंडरस्टूड. द आयरनी इज 80% ऑफ द रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज डू नॉट इवन फाइट इलेक्शंस. ओके, अगर कोई इलेक्टोरल पार्टी इलेक्शन ही नहीं लड़ती है तो व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग अ पार्टी? ओके, एंड दैट इज क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल पार्टीज के पास बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स हैं. नाउ वी विल बी डीलिंग विद देम. तो की फाइंडिंग्स आर द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैज डबल्ड सिंस 2010. इट 2010 से 2020 के बीच में इट हैज डबल्ड. 2010 में 1112 पार्टीज थी जो कि रजिस्टर्ड थी अनरिकॉग्नाइज्ड, लेकिन अब ये 2019 में 2301 हो गई हैं. ओके, इट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड. These parties received 90 crores from 12,998 donors in 2 financial years. Okay, understood. Okay, I will give you an important clue or an important tool for you कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पेज पे जाइए, फेसबुक पेज पे. ओके, और वहां पे आप जाके ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करिए. ओके, ट्रांसपेरेंसी. फॉर एग्जांपल कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी का फेसबुक पेज ओपन करके ट्रांसपेरेंसी पे जाइए. यू कैन सी कि हाउ मच मनी आर दीज पार्टीज स्पेंडिंग ऑन फेसबुक एड्स. ओके, लास्ट 1 ईयर में इन पॉलिटिकल पार्टीज ने फेसबुक एड्स पे कितना एक्सपेंडिचर किया है, you can see by going into the Facebook page of their parties, the transparency section of the Facebook parties. ठीक है, sorry, of the political parties. This was the tool I gave you because as an informed citizenry it is very important to get yourself informed कि आप जिन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करते हैं या आप जिन पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं
what amount of political money they are spending on advertisements and their outreach programs, है ना, because all this has a bearing on what kind of governance you are going to get. Okay, so these parties received 90 crores from 12,998 donations. One important thing is 65.63 crore out of 90 crore और 72.88%, लगभग 73% of the declared donations belong to अपना देश पार्टी ऑफ उत्तर प्रदेश. एक ही पार्टी के पास, उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है अपना देश पार्टी, उसके पास 73% ऑफ द टोटल डोनेशंस 90 करोड़ के बजाय, जो 73% ऑफ 90 करोड़ जो है एक ही पार्टी के पास आया है. As this report says, the third observation is only 78 or 3.39% of total parties that are registered and unrecognized have donation information available in public domain. Okay, and only 82 parties or 3 point of the total registered and unrecognized parties जिनका donation for 2018 for 2017-18 के लिए 3.56%. मतलब there has been an increase of, very minor increase of in the transparency about the political funding. ठीक है. Highest number of these parties is present in UP, Delhi and Tamil Nadu. Okay. तो ये तो इस रिपोर्ट की key observations हैं. अब इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट क्या है, या इस रिपोर्ट को हम पढ़े ही क्यों? This report is very important in the sense that it demonstrates, yeah, it shows us the kind of political funding that is going on. Okay. तो we will see कि funding and income tax obligation of parties क्या है. Okay. So the registration of political parties is governed by the section 29A of representation of parties act 1951. यहाँ पे एक important question बन सकता है कि the registration of political parties in India is governed by representation of people act 1951 या 50. तो it is governed by 1951. ठीक है. Political parties are barred from taking any activity. Political parties are barred from taking any commercial activity. मतलब political parties cannot form companies. Political parties cannot form corporations. ठीक है. Political parties cannot invest into what? Into projects, for example. But political parties are not barred from holding assets. Okay. They are also allowed to take donations. ठीक है. But they are allowed to owning immovable properties or deposits. Deposits in the sense fixed deposit, recurring deposit, ये सारे, which might be earning some income. मतलब earning of income is allowed, but not through commercial activity. ठीक है. अगर किसी political party के पास बहुत ज़्यादा immovable assets हैं, for example land है, तो that is allowed. But the political party cannot form a corporation, form a business. ठीक है. Section 13A has given 100% tax exemption. Political parties को 0% टैक्स पे करना होता है, बट टैक्स रिटर्न फाइल करने का ऑब्लिगेशन सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे है. Political parties are exempted from payment of taxes, but the return of tax filing has to be necessarily done by the political parties. Another important point is account books. Political parties are required to maintain only one account book, जिसमें अगर डोनेशन 20,000 रुपीज से कम है, okay, तो they do not have to necessarily maintain the record of it. See, records of donation less than 20,000 need not be maintained. मतलब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को आपने 20,000 रुपए से कम डोनेट किया है, तो पॉलिटिकल पार्टी अगर चाहे तो आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन ना करे. ठीक है. तो अगर मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को घपला करना है, ओके, तो ये 18,000 डोनेशंस को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1,000 लोगों से. ओके. किसी कॉर्पोरेट का
ब्लैक मनी, ओके, वाइट हो रहा है बहुत आसानी से, ओके, या 18,000 या 19,000 इंटू 1 लाख रुपीज, 1 लाख लोग कर लीजिए, इंडिया में तो लोगों की कमी है नहीं, है ना। अब ये कितना हो गया, 10 लाख लोग कर लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी कैन से दैट हमें 18,000 का डोनेशन आया था 10 लाख लोगों से, सिंस इट इज लेस देन 20,000 तो वी हैव नॉट केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ इट। अदरवाइज अगर 20,000 से ग्रेटर है और द डोनेशन इज नॉट इन फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, then the political parties are obliged to maintain the record of that। मतलब अगर 20,000 the donation is greater than 20,000 rupees and not from electoral bond, क्यों, इलेक्टोरल बॉन्ड में तो डोनेशन का तो डोनर का नाम ही नहीं होता, नॉट फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड, तो उस केस में इनको अकाउंट बुक में अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, नेम ऑफ द डोनर, एड्रेस ऑफ द डोनर, ठीक है। तो यू कैन इजिली सी दैट अगर किसी को अपना ब्लैक मनी वाइट करना है, एट द सेम टाइम पॉलिटिकल लॉबी में अपना इंप्रेशन भी बनाना है, तो आप अपना पैसा इस रूट के थ्रू इजिली कर सकते हैं। अंडरस्टूड? If the donation more than 20,000, the name and the address of the donor needs to be maintained. If the donation is not in the form of electoral bond, of course, because electoral bond पे तो electoral bonds are providing anonymity. So you have seen कि the first thing is political parties are exempt from payment of tax, 100% exemption. The second thing is they are obliged to file income tax returns. Income tax returns क्या होता है, आप अपनी इनकम का ब्यौरा गवर्नमेंट को देते हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास इस बार 100 करोड़ रुपए आए हैं, लेकिन क्या करें साहब, 100 करोड़ में से 90 करोड़ तो बहुत छोटे छोटे डोनर्स ने दिया है, तो हम इनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रख पाए, और बाकी 10 करोड़ तो इधर 2-3 लोगों ने बड़े बड़े दिया है जिनका फेयर मनी है, ठीक है। तो दैट इज हाउ तो यू कैन सी द नीड ऑफ रिफॉर्म। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग, द काइंड ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग दैट एग्जिस्ट इन कंट्री इज द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज मेड, ओके। तो पॉलिटिकल फंडिंग शुड बी द फर्स्ट स्टेप टू द पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी, as also noted by Supreme Court as well. Now there are 3 kind of political parties, basically national party, state party, registered and unrecognized party। मैंने ये इसलिए इंक्लूड कर लिया क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस लेक्चर को अभी देखेंगे, आपका बहुत ही आसानी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एज आई टोल्ड कि रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना है इंडिया में, तो दे विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब रजिस्टर करा लिया, उसमें भी 2 प्रकार के हैं। द फर्स्ट वन इज SNP, स्टेट एंड नेशनल पार्टी। द सेकंड वन इज RU, रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड, ओके। अब इनका क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट्स क्या है? अगर स्टेट एंड नेशनल पार्टी है, SNP है, तो बहुत सारे क्राइटेरियाज बेनिफिट्स हैं, और रजिस्टर्ड एंड पार्टीज को अलग बेनिफिट्स हैं, मतलब इनके बेनिफिट्स इनसे कम है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई रजिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो फर्स्ट वन इज determine their certain rights. If you are a state party and you have been registered with election commission as a state party, तो आपको पूरे स्टेट के लिए एक इलेक्शन सिंबल मिलेगा। दैट इलेक्शन सिंबल कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनीवन एल्स। बट अगर आप रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो, तो आपको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिंबल्स भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस लोकसभा चुनाव में आपको कोई इलेक्शन सिंबल मिल सकता है, नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन में आपको कुछ और इलेक्शन सिंबल मिल सकता है। वो इलेक्शन सिंबल्स मिलते हैं फ्री लिस्ट से। फ्री लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें रजिस्टर्ड स्टेट एंड नेशनल पार्टीज के सिंबल्स ना हो। फॉर एग्जांपल, बीजेपी का सिंबल है लोटस, कांग्रेस का सिंबल है हैंड, आम आदमी पार्टी का सिंबल है झाड़ू। तो ये सिंबल जो है रजिस्टर्ड पार्टीज के हैं, दैट दीज सिंबल्स कैन नॉट बी अवॉर्डेड टू एनी अदर पार्टी, ठीक है। तो बाकी जो फ्री लिस्ट है उसमें लैंप है या और चीजें, लैंप सॉरी इज फॉर RJD, दैट इज अ स्टेट पार्टी, है ना। साइकिल इज फॉर
अखिलेश पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी, एंड सिमिलरली एलिफेंट इज फॉर बहुजन समाज पार्टी। तो ये सारे रजिस्टर्ड सिंबल्स हैं, ठीक है। एंड कोई पार्टी स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी बनती कब है, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, कि आप इलेक्शंस में कैसा परफॉर्म करते हो। ओके एक दूसरा बेनिफिट ये है कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज नीड ओनली वन प्रपोजल टू फाइल नॉमिनेशन, ठीक है। द another important thing is national and state parties can have up to 40 star campaigners, whereas registered unrecognized parties can have only 20 star campaigners. Star campaigners मतलब बॉलीवुड से और ये सारे जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं, ये रजिस्टर्ड और स्टेट एंड एसएनपी जो है, स्टेट एंड नेशनल पार्टीज के पास 40 हो सकते हैं, एंड देयर ट्रेवल एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज पॉलिटिकल एक्सपेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम एक्ट्रेस इज कमिंग फ्रॉम मुंबई एंड स्टेइंग इन होटल, तो उनका लॉजिंग एंड उनके आने जाने पे जो खर्चा होगा, दैट विल बी नॉट कंसिडर्ड इनटू पॉलिटिकल एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑब्लाइज्ड अंडर आरबीए 1951 टू फाइल द इलेक्टोरल एक्सपेंसेस, ठीक है। The symbols allocated to an, okay, I told this. What is the criteria for a national party? Very simple, बहुत easy है. If it's secured, अगर कोई पार्टी, ठीक है, किसी पार्टी को नेशनल पार्टी कैसे बनना है? फॉर एग्जाम्पल, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी इज नॉट अ नेशनल पार्टी, वाई वेयर एज बीजेपी इज अ नेशनल पार्टी. तो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज बिटवीन द इलेक्टोरल परफॉर्मेंस ऑफ बोथ पार्टीज. हाउ? If it secures 6% of valid votes polled in any 4 or more state at a general election to the Lok Sabha, that means it secures, अगर किसी जनरल इलेक्शन ऑफ लोक सभा, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो होते हैं, लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं पूरे कंट्री में होते हैं, ठीक है, अगर 6% ऑफ कोई पार्टी 6% ऑफ वैलिड वोट्स जो उस इलेक्शन में हो रहे हैं वो सिक्योर कर ले, और इन एनी 4 स्टेट, मतलब 4 स्टेट प्लस 6%, मतलब ये जो इनका जो 6% वोट आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? 4 स्टेट्स मिला के आ रहे हैं. मतलब खाली यूपी में अगर किसी का 12% वोट आ गया तो दैट विल नॉट बी, और बाकी स्टेट्स में 0% आया तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड नेशनल पार्टी, दैट विल रादर बी कंसिडर्ड स्टेट पार्टी. मतलब अगर आपको नेशनल पार्टी होना है तो आपका हॉरिजॉन्टल स्प्रेड भी होना चाहिए. हॉरिजॉन्टल स्प्रेड इन द सेंस आपका जियोग्राफिकल एक्सेप्टेंस होना चाहिए एटलीस्ट 4 स्टेट्स में. मतलब आपका जो टोटल वोट शेयर है लोकसभा इलेक्शंस का वो 6%. फॉर एग्जांपल, अगर पूरे लोकसभा इलेक्शन में 100 वोट्स पोल किए गए हैं वैलिड वोट्स, उसमें से आपको 6 वोट्स मिले हैं और उसमें से आपको 2 वोट मिला है यूपी से, 1 वोट मिला है बिहार से, 1 वोट मिला है फॉर एग्जांपल एमपी से, एंड 2 वोट मिले हैं राजस्थान से, तो यू विल बी कंसिडर्ड अ नेशनल पार्टी. क्यों? क्योंकि 6% ऑफ वैलिड वोट्स आपको मिले हैं. 100 का 6% 6 वोट्स, लेकिन यू ऑल्सो हैव अ जियोग्राफिक स्प्रेड. दैट इज व्हाई यू हैव some kind of political acceptance in the geographical spread of the country. That is why you are a national party. लेकिन या अदरवाइज, या तो ये लोकसभा इलेक्शंस में या तो ऐसा हो, या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन एडिशन इट मींस 4 सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट. या तो आप क्या करें, लोकसभा में 6% वोट ले आए किन्हीं 4 स्टेट से, या तो किन्हीं 4 स्टेट्स की विधानसभा इलेक्शंस, ठीक है, विधानसभा इलेक्शंस में आपको 6% वैलिड वोट्स मिले इन एडिशन कि आप 4 सीट्स जीते लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट. मतलब अगर हम इसको, अगर आपके पास नोट्स हैं आप तो आप इजीली नोट कर सकते हैं हाउ वी हैव डिकंस्ट्रक्टेड इट. द फर्स्ट वन इज, नेशनल पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नेशनल पार्टी के लिए या तो आपके पास पूरी कंट्री में 6% वैलिड वोट्स हैं, ठीक है, फ्रॉम 4 स्टेट्स, ठीक है, 6% वैलिड वोट्स हैं फ्रॉम 4 स्टेट्स. अब ये 4 स्टेट्स एट लोकसभा इलेक्शन,
जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा, और आपने 6% वैलिड वोट्स तो मिले हैं, लेकिन चार स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कब होता है? जब स्टेट की विधानसभा के लिए इलेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल यूपी में आदित्य योगीनाथ इज द चीफ मिनिस्टर, ही गॉट इलेक्टेड थ्रू द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, नॉट थ्रू द लोकसभा इलेक्शंस। ओके। सिमिलरली स्टेट्स की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुन के आती है, वो आती है स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन से। जो पार्लियामेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुन के आती है, वो जनरल इलेक्शन टू लोकसभा से आती है। ये बेसिक डिफरेंस होना चाहिए पता सबको। आइदर आप नेशनल पार्टी के लिए ये कर सकते हैं, या तो ये करें कि आपको किन्हीं चार स्टेट, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, एमपी, इन चार स्टेट्स में अगर एक साल के अंदर ये आपके पास स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होते हैं, और इन इलेक्शंस में आपको टोटल 6% वोट मिल जाते हैं, प्लस 4 लोकसभा सीट्स जीत जाते हैं आप एक स्टेट से या किन्हीं भी स्टेट से। प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये होता है नेशनल पार्टी। ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया हुआ। और विंस 2% ऑफ सीट्स इन लोकसभा में 543 सीट्स है, उन सीट्स का 2%, यहां पे वोट्स का था, यहां पे सीट्स है। एंड दीज कैंडिडेट्स आर फ्रॉम थ्री स्टेट्स। अगेन 543 का 2% आप जीतते हैं, इंटू 2/100 सीट्स आप जीत के आते हैं लोकसभा में। और ये सीट्स जो हैं, ये एटलीस्ट 3 स्टेट से बिलोंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सारी सीट्स आप एक ही स्टेट से जीत गए, एटलीस्ट आपको 3 स्टेट्स में ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। या इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स, या तो आप किन्हीं 4 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड हो स्टेट पार्टी के तौर पे, तो आप क्या होंगे, नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो जाएंगे। सिमिलरली स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया क्या है? सिक्योर्स 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन अ स्टेट एंड 2 सीट्स इन दैट। ओके, अगर मान लो किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर इसमें से 2 सीट्स आप जीत गए उस स्टेट में, एंड 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड, उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में जो वैलिड वोट्स टोटल पोल हुए हैं, उसमें से आप 6% जीत गए हैं, प्लस 2 सीट्स भी जीते हैं, तो उस स्टेट में आप एक स्टेट पार्टी के तौर पे डिक्लेयर हो जाएंगे। अदरवाइज 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन अ स्टेट इन जनरल इलेक्शन टू लोकसभा एंड सिक्योर्स 1 सीट इन लोकसभा फ्रॉम दैट। या तो अगर लोकसभा के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, मतलब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे हैं, और उस इलेक्शन में आपने अपनी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश विल बी डिवाइडेड इनटू डिलिमिटेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा इलेक्शंस, जो कि डिलिमिटेशन अलग होगा फॉर विधानसभा इलेक्शंस। ठीक है, तो अगर लोकसभा इलेक्शंस के टाइम आप जीत जाते हैं 6% ऑफ वैलिड वोट्स एंड 1 सीट फ्रॉम द लोकसभा, उत्तर प्रदेश से अगर कोई भी एक लोकसभा सीट आप जीत जाते हैं एंड उत्तर प्रदेश में ही 6% वैलिड वोट्स आपको मिल जाते हैं, तो आप बन जाते हैं उत्तर प्रदेश की स्टेट पार्टी। आइदर सिक्योर 3% ऑफ द सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली और 3 सीट्स इन असेंबली व्हिचएवर इज ग्रेटर। यहां पे था 6% वैलिड वोट्स प्लस 2 सीट्स, यहां पे खाली 3% ऑफ द सीट्स या 3 सीट्स व्हिचएवर इज ग्रेटर, यहां पे वोट्स का नहीं है। If it wins 1 seat for Lok Sabha out of every 25 seats in that state, ये बहुत इजी है। अगर फॉर एग्जांपल लोकसभा इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश को मिली हैं 100 सीट्स, ठीक है, यानी 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज उत्तर प्रदेश को मिली हैं अगर लोकसभा इलेक्शंस में, और उन 100 सीट्स में कोई पार्टी 4 सीट्स जीत जाती लोकसभा का उत्तर प्रदेश में, तो वो पार्टी उत्तर प्रदेश का क्या मानी जाएगी? स्टेट पार्टी मानी जाएगी। ओके,
इफ द पार्टी सिक्योर्स 8% ऑफ द वैलिड वोट पोल्स इन आइदर लोकसभा, और अगर पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाती है लेकिन 8% ऑफ वैलिड वोट मिलते हैं उसे, तो वो किसी स्टेट में, तो वो उस स्टेट की स्टेट पार्टी हो जाएगी। एग्जाम्पल्स आर नेशनल पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपी, शरद पवार इसके हेड है। स्टेट पार्टीज तेलुगु देशम, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज अपना दल एंड अपना देश पार्टी। तो that is all for the day. I hope you enjoyed the lecture. If you have any queries, kindly put your queries in the comment section. I'll be more than happy to help. That is all for the day. Thank you.